नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JDM स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए मध्य पाषाण काल के जो स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता हमने पढ़े थे। खोजकर्ता कौन है? C.L. कार्लाइल। मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है? C.L. कार्लाइल। ऐसे याद नहीं रहता है तो मध्य को क्या बोलते हैं? सेंटर का लिख दिया C। पाषाण को क्या बोलते हैं? लिथ का लिख दिया L और काल से कार्लाइल। तो मध्य पाषाण काल के जो खोजकर्ता है वो कौन है? C.L. कार्लाइल। अब इसके बाद हमें मध्य पाषाण काल के स्थल पढ़ने हैं। तो मध्य पाषाण काल दोस्तों पूरा पाषाण काल से अलग क्यों है? मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल से कुछ अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि मध्य पाषाण काल में आकर मानव जो है पशुपालन करने लग गया था। पशुपालन के अलावा जब कोई मर जाता था तो उसका समाधान करने लग गया था। और समाधान के अलावा जो हमारे मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल से कुछ स्थलों से आग का प्रयोग करने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो स्थल है उनको हम 3 अलग अलग स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहली जो हमारी स्टेप होगी वो होगी सबसे पहले पशुपालन, यानी कि मध्य पाषाण काल के जो कौन से स्थल है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य यानी कि जिन स्थलों से हमें मध्य पाषाण काल के जिन स्थलों से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, सबसे पहले उनको पढ़ते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य 2 स्थानों से मिलते हैं। एक है हमारा बागोर और दूसरा हमारा आदमगढ़। दूसरा कौन सा है? आदमगढ़। दोस्तों, जो बागोर है, बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है और यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य पाषाण काल का वह कौन सा स्थल है जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, या फिर सीधा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि मध्य पाषाण काल पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो बागोर भीलवाड़ा से। दोस्तों, ये जो बागोर है भीलवाड़ा में, ये है कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा है दोस्तों हमारा आजमगढ़। आजमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद, और ये होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आजमगढ़ हमारा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य हमें 2 स्थानों से मिलते हैं, बागोर और आदमगढ़। तो अब सीधा सीधा याद रखना है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो पशु यानी कि बैल और गाय। बैल से बैल, बैल से बाप, गाय से गाय और गाय से गौ। तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं? बागोर से। बैल गाय यानी कि पशुपालन। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आग के प्रयोग के साक्ष्य, यानी कि आग का प्रयोग होता है। मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि जो मानव है वो आग से परिचित है लेकिन आग का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। मध्य पाषाण काल में आते आते, भारत के संदर्भ की बात है, मध्य पाषाण काल में आते मानव जो है आग का प्रयोग करने लग जाता है। तो इसके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो आग के प्रयोग के साक्ष्य हमें
एक तो मिलते हैं सराय नहर राय, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जो दोस्तों सराय नहर राय है, यहाँ से हमें 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं। 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं। 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं। अब दोस्तों एक ही स्थान पर 8 चूल्हे बनाए गए हैं, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो मानव निवास करता था वो उस मानव का एक सामूहिक निवास करता था, सामूहिक रूप से निवास करता था मानव, यानी कि ये एक तरीके से हम देखें तो सामूहिक निवास के साक्ष्य भी हैं। इसके अलावा हम सराय नहर से बात करें तो सराय नहर से स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी मिलते हैं। स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी मिलते हैं। स्तंभ गर्त के साक्ष्य दोस्तों, स्तंभ गर्त क्या होता है? स्तंभ गर्त जमीन में गड्ढे खोदकर उस पर स्तंभ यानी स्तंभ खड़ा कर दिया और उसके सहारे जो है घर बनाए, जिनकी झोपड़ी बनाई जाती थी। तो स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी हमें सराय नहर राय से मिलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आग के साक्ष्य हमें मिलते हैं महदहा से। महदहा भी प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। महदहा से हमें गर्त चूल्हों और स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो दमदमा एक स्थान है उत्तर प्रदेश में। दमदमा ये भी प्रयागराज जिले में है। दमदमा उत्तर प्रदेश। दोस्तों दमदमा से हमें गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं। गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं दमदमा से। इसके बाद दोस्तों चौथा एक स्थान है लंगनाच। ये जो लंगनाच है ये गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात राज्य में स्थित है, आता है। और गुजरात राज्य में जो लंगनाच है यहाँ से भी हमें 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो आग का प्रयोग होता था उसके साक्ष्य में कहां से मिले हैं? सराय नहर से, महदहा से, दमदमा और लंगनाच से। जो सराय नहर है यहाँ से 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य और लंगनाच से भी 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य, इसके अलावा स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सांबर राजस्थान, यहां से जो मध्य पाषाण कालीन प्राचीनतम सूक्ष्म वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। तो यानी कि हमें पूछ लिया जाए कि मध्य पाषाण कालीन प्राचीनतम सूक्ष्म वनस्पति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सांबर राजस्थान से। इसके अलावा दोस्तों ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी कि हमें पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां से मध्य पाषाण कालीन स्थल नहीं मिलता है, तो वो है हमारा जम्मू कश्मीर। इसके अलावा हम 3 नंबर पर बात करेंगे सवाधान के बारे में। दोस्तों सवाधान जो है मध्य पाषाण काल में सवाधान के अलग अलग प्रकार से साक्ष्य मिले हैं। नंबर 1 एकल समाधि या एकल सवाधान जिसको हम कह सकते हैं, एकल सवाधान। 2 नंबर पर युगल सवाधान। और तीसरी अगर बात करें तो त्रिक सवाधान। और चौथा अगर बात करें
तो एक कब्र में 4 समाधान। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। एकल समाधान का मतलब एक कब्र में एक शव, ठीक है, स्त्री हो या पुरुष हो। युगल समाधान का मतलब होता है कि एक कब्र में 2 शव जिनमें एक स्त्री है और एक पुरुष है। त्रिक समाधान में ये कोई निश्चित नहीं है कि स्त्री पुरुष दोनों में से दोनों होने चाहिए या केवल स्त्री है या केवल पुरुष है, और 4 शवों में भी पुरुष या स्त्री। तो अब हम देखते हैं कि कहां से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकल समाधान की। एकल समाधान के जो साक्ष्य है वो हमें मिलते हैं दमदमा से। कहां से मिलते हैं दोस्तों? दमदमा से। और ये दमदमा कहाँ स्थित है? तो दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। और दमदमा से हमें एकल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि एक कब्र में एक शव को दफनाया गया है। एक कब्र में एक शव को दफनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें युगल समाधान की, तो युगल समाधान के साक्ष्य हमें मिलते हैं महादहा से। और महादहा कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। महादहा से हमें युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं जिनमें स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यानी कि अगर हमें पूछ लिया जाए कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो महादहा से हमें स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा है हमारा त्रिक समाधान, यानी कि एक कब्र में 3 शव दफनाए गए। एक कब्र में 3 शव दफनाए जाने का साक्ष्य हमें मिलता है दमदमा से। और दमदमा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? एक कब्र में 3 शव दफनाए गए। 3 शव दफनाए गए। चौथा दोस्तों, एक कब्र में 4 शव दफनाने का साक्ष्य हमें मिलता है सराय नहर से। सराय नहर राय से। और दोस्तों सराय नहर राय जो है प्रयागराज जिले के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। सराय नहर राय से एक कब्र में 4 शवों को दफनाए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और जो सराय नहर है, सराय नहर से हमें कुल 37 नरकंकाल मिलते हैं, या कुल 37 समाधान मिलते हैं। 37 समाधान मिलते हैं। कुल 37 समाधान मिलते हैं। इनमें से समाधान का मतलब 37 कब्र मिलती है। एक कब्र में 4 शवों को दफनाया गया है, यानी कि कुल कितने? 148 लगभग। तो 148 जो शव है उनको दफनाया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सामूहिक नरसंहार या कोई बाह्य आक्रमण हुआ था। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि सामूहिक नरसंहार या बाह्य आक्रमण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो सराय नहर उत्तर प्रदेश से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों बात करें दमदमा की, जो हमारा दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। दमदमा, तो दमदमा से अगर बात करें तो दमदमा से हमें कुल 41 समाधान मिले हैं। 41 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इन 41 समाधान में से एक कब्र में त्रिक समाधि और 5 कब्रों में युगल समाधि और बची हुई 35 कब्रों में एकल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो 41 कुल कब्रें हैं उनमें से एक कब्र में त्रिक समाधि यानी कि 3 जनों को एक साथ दफनाया गया। 5 कब्रों में युगल समाधि यानी कि 10 जनों को 5 कब्रों में दफनाया गया है।
और 35 कब्रों से एकल समाधि यानी कि एक एक व्यक्ति को दफनाया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर तो सवादान यानी कि कब्र कितनी है, सवादान का मतलब हो गया कब्र। और अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि कुल नर कंकाल कितने हैं, नर कंकाल या कंकाल कितने हैं कुल, तो देखिए दोस्तों 35, 35 और 10 45, 45 और 3 48। तो कंकाल कितने हैं यहाँ से 48। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा मध्य पाषाण कंप्लीट हुआ दोस्तों। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और पास ही में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं नव पाषाण काल को। दोस्तों नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, जो दोस्तों हमारा नव पाषाण काल है, यहाँ पर हमें कुछ 4-5 फैक्ट याद रखने हैं। इस नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग, नव पाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुबाक नव पाषाण काल जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सर जॉन लुबाक ने। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि नव पाषाण काल शब्द के जनक कौन है, तो नव पाषाण काल शब्द के जनक है हमारे सर जॉन लुबाक। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि नव पाषाण काल, नव पाषाण या नव पाषाणिक क्रांति, नव पाषाणिक क्रांति शब्द के जनक कौन है, नव पाषाणिक क्रांति शब्द के जनक कौन है, तो आंसर होगा हमारा गार्डन चाइल्ड। यानी कि जो नव पाषाण काल शब्द है वो किसने दिया था, सर जॉन लुबाक ने। और जो नव पाषाणिक क्रांति शब्द है इस नव पाषाण काल के लिए, वो किसने दिया था, गार्डन चाइल्ड ने। और गार्डन चाइल्ड ने ये जो शब्द है नव पाषाणिक क्रांति, एक मैगजीन है प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक मैगजीन है। इस मैगजीन में इन्होंने नव पाषाण काल के लिए नव पाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा दोस्तों जो नव पाषाण काल है, इसको गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाणिक क्रांति के नाम से संबोधित किया है। तो कुछ यहाँ पर ऐसे परिवर्तन हुए, एक तरीके से क्रांति, अगर अचानक अगर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल जाए तो हम उसको क्रांति कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें अनेक परिवर्तन देखने को मिले। जैसे नव पाषाण काल में हमें कृषि देखने को मिलती है, यानी कि नव पाषाण काल में मानव जो है वो कृषि करने लग जाता है। जब मानव कृषि करने लगता है तो वो जो फसल उगाता है उसको लेने के लिए 4-5-6 महीने का इंतजार करता है। तो वो यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लग जाता है। तो स्थायी निवास की परंपरा उसमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जब वो कृषि करता है तो कृषि से जो उपज पैदा होती है, जो पैदावार होती है, उस पैदावार को लेने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जिनको मृद भांड कहते हैं। तो मृद भांड का विकास होता है, मृद भांड हमें पहले भी देखे थे, लेकिन यहाँ पर हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों प्रकार के मृद भांड पाए जाते हैं। इन सब के अलावा देखें तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ पर, हालांकि पशुपालन की जो शुरुआत है मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन नव पाषाण काल में पशुपालन का जो है व्यापारिक रूप से उपयोग किया जाने लगा। इसके अलावा हम देखें तो जो पहले उपकरण बनाए जाते थे, यानी कि मध्य पाषाण काल तक जो हमने उपकरण देखे थे वो उपकरण पत्थर से, हड्डी से तक बनाने लगे थे। लेकिन यहाँ पर उन पर पॉलिश यानी कि पॉलिशदार चमक उद्योग की शुरुआत होती है, पॉलिशदार चमक उद्योग की शुरुआत हो जाती है। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण बहुत संख्या में देखने को मिलते हैं। तो हड्डी के उपकरण,
इन सब 6 चीजों के लिए नवपाषाण काल जाना जाता है। सबसे पहले कृषि की शुरुआत होती है। कृषि से जो फसल उगाते हैं उसको लेने के लिए इंतजार करते हैं तो स्थायी निवास की परंपरा आती है। कृषि से जो पैदावार होती है उसको संग्रहित करने के लिए मर्दबान मिट्टी के बर्तनों का विकास होता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन का व्यापारिक रूप से उपयोग होता है। पॉलिशदार हथियार जो है, हथियार अब अधिक नुकीले और उन पर पॉलिश की हुई है। हड्डी के उपकरण भी यहाँ से हमें मिलते हैं। इन सब चीजों के लिए नवपाषाण काल जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। इससे पहले हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल के उपकरण हमें उत्तर और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत से मिले हैं। तो नवपाषाण के काल के जो उपकरण हैं, उत्तर भारत में नवपाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी ली मैन्सूयर, ली मैन्सूयर। तो उत्तर भारत में जो नवपाषाणिक उपकरण हैं उनकी खोज ली मैन्सूयर ने की थी और दक्षिण भारत में इन उपकरणों की खोज नेवेलियन फ्रेजर ने की थी, नेवेलियन फ्रेजर ने की थी, नेवेलियन फ्रेजर ने की थी। तो उत्तर भारत में नवपाषाणिक उपकरणों की खोज ली मैन्सूयर ने की थी और दक्षिण भारत में नवपाषाणिक उपकरणों की खोज नेवेलियन फ्रेजर ने की थी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं। तो नवपाषाणिक स्थल सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य में नवपाषाण काल के 2 स्थल हैं। पहला हमारा बुर्जहोम, बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के पास में है। दोस्तों सबसे पहले बुर्जहोम का शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जन्म स्थान होता है। यानी कि बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन्म स्थान। दोस्तों जो बुर्जहोम है, यहाँ से हमें मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य। तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मानव के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम से झीलों के किनारे, झीलों के किनारे गर्तावास के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। तो झीलों के किनारे गर्तावास। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है एक ठंडा प्रदेश है और यहाँ पर ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर खुदाई करके जो आवास बनाए जाते थे उनको गर्तावास कहते हैं। तो झीलों के किनारे गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। दूसरा स्थल है हमारा जम्मू कश्मीर में दोस्तों गुफ कराल। गुफ कराल ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जो गुफ कराल है, गुफ कराल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा। और गुफ कराल से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। तो गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम और गुफ कराल से। इसके अलावा जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम से हमें मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम का मतलब वो शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान और गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। दोस्तों तीसरा स्थल हम बात करते हैं मेहरगढ़। ये इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में है, बलूचिस्तान राज्य में है पाकिस्तान के। दोस्तों जो बलूचिस्तान मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ एक 7000 ईसा पूर्व पुरानी एक बस्ती है, यानी कि गांव है। एक 7000 वर्ष पूर्व का एक गांव है। मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और जब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं
तो पहली फसल कौन सी बोई गई? तो पहली फसल जो बोई गई, पहली फसल कौन सी है? जो। पहली फसल जो बोई गई। इसके अलावा दोस्तों हमें मेहरगढ़ से भैंस पालन के साक्ष्य भी मिलते हैं, भैंस पालन के साक्ष्य भी मिलते हैं, भैंस पालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भैंस पालन के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ पर कृषि के अन्य जैसे अन्य प्रकार, जैसे दोस्तों कि गेहूं, जौ के अलावा गेहूं की खेती, इसके अलावा कपास की खेती और यहाँ पर अंगूर की खेती के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। और जब यहाँ पर गेहूं की पैदावार अच्छी है तो यहाँ पर भैंस पालन का कार्य किया जा रहा है और इसी कारण इसी को गेहूं की पैदावार अच्छी होने के कारण इसको बलूचिस्तान की गेहूं की टोकरी के या बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता था। तो बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी इस मध्य पाषाणी नव पाषाणिक स्थल को कहा जाता है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान को। तो दोस्तों मेहरगढ़ को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। मेहरगढ़ 7000 वर्ष पूर्व एक बस्ती है। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्रथम यहाँ पर जो फसल बोई गई वो जौ की फसल बोई गई। इसके अलावा गेहूं, कपास और अंगूर की फसल बोने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें भैंस पालन के साक्ष्य भी मिलते हैं और बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी के नाम से मेहरगढ़ को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों चौथा हमारा स्थल है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा दोस्तों टांस नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? टांस नदी के किनारे पर स्थित है। कोल्डी हवा से हमें चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य। इसके बाद दोस्तों कोल्डी हवा के बाद बात करें अपन तो चौपानी मंडो, चौपानी मंडो, चौपानी मंडो भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चौपानी मंडो से हमें मृदभांड प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें महदाह की, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो महदाह से हमें प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं और साथ ही हमें यहाँ से जौ और चावल की या धान की खेती के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। अगला जो स्थल है हमारा चिरांद। चिरांद बिहार के सहारनपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों जो चिरांद है, यहाँ चिरांद से हिरण की हड्डी के उपकरण सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। सर्वाधिक संख्या में हिरण की हड्डी के उपकरण मिले हैं, जिनकी संख्या 480 बताई जाती है। यानी कि 480 उपकरण मिले हैं जो हिरण की हड्डी से निर्मित हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें दक्षिण भारत की, ये जो सभी स्थल हैं हमारे ये उत्तर भारत के थे। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में 3 स्थल है, उतनूर, उपगल और कोटेकर। उतनूर, उपगल और कोटेकर। यहां से हमें राख के टीलों के साक्ष्य मिलते हैं। राख के टीलों के साक्ष्य मिलते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों जो हमारा गुफ कराल है जम्मू कश्मीर में, वहां से भी हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं।
तो हड्डी के उपकरण यानी कि हिरण की हड्डी के उपकरण हमें कहाँ से मिलते हैं? चिरांद बिहार से। और हड्डी के उपकरण सामान्य हड्डी के उपकरण तो गुफ कराल से, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।